रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी ने बुलाया था कोर कमांडर को ख़त लिख कर कि वो आएँ और आकर ब्रीफिंग दें सिक्योरिटी के मामलात पे। अब वो बता रहे हैं कि उसकी वजह क्या। उन्होंने कहा सिक्योरिटी कमेटी ने फ़ैसला किया है कि कोर कमांडर से ब्रीफिंग ली जाए। हम आइन की किताब के तहत काम करते हैं। हम किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन की किताब के ऊपर खड़ा है, कोर कमांडर हो या कोई भी। हम उससे इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकते हैं। रूल्स के तहत हम किसी को भी ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, यहाँ आईने पाकिस्तान है। कोर कमांडर मुनासिब समझेंगे तो अपने इदारे से राय ले लेंगे। हम ये समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए और ब्रीफ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी, जो हमने ख़त लिखा है कोर कमांडर को, वो आइन के मुताबिक लिखा है, गलत नहीं लिखा। हम कतई किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन के ऊपर ही खड़ा हो जाए, चढ़ जाए। और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो आइन के मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी। हमारे सूबे में 25 साल से ऑपरेशन जारी है, 2001 से। सूबे में 5 डिवीज़न फ़ौज है। दलेर किस्म के जर्नैल उनको लीड कर रहे हैं। फिर 25 साल से हम नाकाम क्यों हैं? इस नाकामी की वजूहात की बिना पर कोर कमांडर को ब्रीफिंग के लिए बुलवाया। ये पाकिस्तान की फ़ोर्स है, बैरून मुल्क से नहीं आई हुई। यानी मैं लुबे लुआव को बता रहा हूँ, वो इस तरह उन्होंने कहा कि जनाब कामयाबी तो मिली नहीं अभी तक, आगे आपको मिलेगी, उसके ऊपर आके बात करें। और पीछे क्यों नहीं मिली उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दें ताकि आगे बढ़े और जो हम कहते हैं वो भी सुने। तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है जो स्पीकर ने लिया। देखते हैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्योंकि DGI SPR ही नॉर्मली ऐसी चीज़ों का जवाब देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास होता है और वो एक बड़ा अहम मुतालबा कर देते हैं हुकूमत से। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में बहरानी कैफियत पर पार्लिमान के जॉइंट सेशन का मुतालबा कर दिया। देखिए, यहाँ पे पार्लिमान फैसले नहीं कर रही, यहाँ पे हुकूमत फैसले नहीं कर रही, यहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना फैसले कर रहे हैं, ना वो इन फैसलों का बोझ उठा सकते हैं। फैसले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और वो फैसले अपनी मनमानी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जो फैसले वो कर रहे हैं उसके ज़रिए से वो आलमी सतह पे अपने आप को रेलिवेंट कर रहे हैं, अपनी ज़ाती रेलिवेंसी को वो बढ़ा रहे हैं। तो उनके फैसलों का बोझ तो आएगा सियासी क़यादत के ऊपर, लेकिन वो उठाएंगे नहीं और पार्लिमान के अंदर डिस्कशन हो नहीं रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक मुतालबा किया कि पार्लिमान का जॉइंट सेशन बनाया जाए। जंग अज़ीम दोम के बाद का इंटरनेशनल ऑर्डर ज़वाल पजीर है, जहां इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी और यूनाइटेड स्टेट्स के लातीनी अमरीका में तर्ज अमल ने इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ बखेर दी हैं, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा को भी बेमानी कर दिया है। ऐसे में हुकूमत खारजा पॉलिसी और उभरती हुई बहरानी कैफियत पर पार्लिमान का फौरी जॉइंट सेशन बुलाए और इज्तिमाई शऊर और दानिश के ज़रिए से एक कौमी पॉलिसी मुरतब दी जाए। हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ भी साम्राजी और इस्तेमारी क़ुव्वतें घेरा तंग कर रही हैं और मगरबी मीडिया के तवस्सुत से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसको बुनियाद बनाकर हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी पर ज़रब लगाई जा सकती है। पाकिस्तानी अवाम में तशवीश है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तजवीज़ करती है कि हुकूमत इस सारी की सारी जो बहरानी कैफियत है, संजीदगी से इसके ऊपर खित्ते के असरात और पाकिस्तान के ऊपर जो इसके असरात होंगे, एक इजलास पाकिस्तान बुलाए और हमसाया ममालिक का इजलास भी बुलाए ताकि एक मुश्तरका लाए अमल भी तरतीब दिया जा सके। तो अब तो इन्होंने कहा जॉइंट सेशन पार्लिमान का होना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, टाउट्स किस्म के लोग हैं, वो ये बार बार कहना चाह रहे हैं या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका ने तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। यानी वो बार बार ये तासुर देते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है और ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है, पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें आइडिया नहीं है। देखिए, जंगें जो है ना वो जर्नैलों को सूट करती हैं, फ़ौजों को सूट करती हैं, या कुछ हुक्मरान हैं उनको सूट करती हैं, सौदा बेचने के लिए मिल जाता है उनको इलेक्शंस में। अवाम को कभी भी जंग सूट नहीं करती।
आवाम को, गरीब मुल्कों को जंग हमेशा नुकसान पहुंचाती है। देखिए, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ हम अमेरिका को घेर घार के ले आए थे पहले, और अरब ममालिक को घेर के ले आए थे अफ़गानिस्तान में। हमने पहले यहाँ पे एक जहाद लड़ा, फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी, और इस चक्कर में हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हमने 1 लाख के करीब लाशें उठा ली। बलूचिस्तान में हमने कोई 10,000 लाशें उठा ली। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आ गया। खौफनाक किस्म की मंशियात पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की लाकानूनियत आ गई, और ये सारा कुछ हमारे जर्नैलों की पॉलिसियों की वजह से हुआ। वो जो जर्नैल थे उनके बच्चों की शुगर मिले आज, उनके पास पैसा ही पैसा है, वो आज भी इक़्तिदार में, मौजों में है। जो उन जंगों के दौरान इस्तेमाल हुए, जर्नैलों की तो मौजें लग गई, उनके बच्चों की भी। लेकिन कौम वो आज भी अपना खून बहा रही है। फौजी जवान वो आज भी अपना खून बहा रहे हैं। देखिए, उन जर्नैलों के बच्चे अरब खरबपति हैं। जो फौजी जवान शहीद हो गए उनका कौन पूछेगा? उनके बच्चे तो रुल गए। कितना संभाल सकती है रियासत उन्हें? एक हद से ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन जर्नैलों की तो वो कई कई नस्लों का पैसा वो लोग छोड़ कर गए हैं, और हमने ये देखा है। तो जंगें जर्नैलों को फ़ायदे देती हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फ़ायदे देती हैं, आम आदमी को नहीं देती। जब भी आपके हमसाए में जंग आएगी, आपके ऊपर उसके असरात आएंगे। ईरान में जंग आएगी, चंद लोगों को फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली आपकी रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, कुछ डॉलर वॉलर आ जाएंगे, कुछ लोगों ने फिर माल बना लेना है, कुछ अड्डे वड्डे, कोई लेन देन, कोई ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर खित्ते के अंदर आपका एक हमसाया मुल्क और डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो याद रखिएगा, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ईरान के ऊपर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मिसाइल का जो एक निज़ाम है वो इजराइल तक जाता है, जाके वहाँ पे अटैक कर सकता है, यूरोप तक जाता है, या अमेरिकन अड्डों तक जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान को भी टैकल करना है, बारी बारी सबकी बारी। ये बात आज से नहीं, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही है कि जब भी कभी ईरान की बारी आएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। आप चाहे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी सोचें, जो हकायक जानने वाले लोग हैं, जो तज्जिया करते हैं, वो ये बात कहते रहते हैं। तो ईरान में अगर सिचुएशन डिस्टेबल हो जाएगी तो पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा, और जो इसराइल का या जो दीगर फोर्सेस हैं उनका एक असर रसूख पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक आ जाएगा, ये तज्जियाकार कह रहे हैं। अब इससे बचना कैसे है? ईरान के अंदर हालात बेहतर रहने चाहिए। ईरान ने एक वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा जी, अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम मजबूरन सऊदी अरब में, कतर में और यूएई में जो अमरीकी अड्डे हैं उन्हें तबाह कर देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि स्टारलिंक को गैर कानूनी तौर पे चलाया जा रहा है ईरान में। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि डिवाइस के बगैर वो चल नहीं सकती, स्टारलिंक के लिए डिवाइस चाहिए होती है। तो ईरान ने छापे मार के बहुत बड़े पैमाने पर जो स्टारलिंक की डिवाइसेस हैं, जो इंटरनेट के लिए इलॉन मस्क का एक इंटरनेट का सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा शानदार, बड़ा कमाल वो काम करता है, और दुनिया को हिला कर रख दिया इलॉन मस्क ने, जिस तरह उसने स्टारलिंक के ज़रिए से दुनिया को जोड़ा है। तो वो बहुत सारी डिवाइसेस ईरान ने पकड़ी हैं, और अपने फौजी जैमर्स के ज़रिए से कोशिश भी कर रहे हैं वो लगातार कि वो जैमर्स लगा के इंटरनेट को शट डाउन रखें, जहां वो चाहते हैं कि वो शट डाउन रहे। नाज़रीन, एक और चूरन पाकिस्तानियों को बेचा जा रहा है। ये चूरन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब कहा जा रहा है जी, पाकिस्तान जहाज़ बेचेगा और अमीर मुल्क बन जाएगा। ये जो एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं, जेट तैयारे, दुनिया का कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो जेट तैयारे बेचकर अमीर मुल्क बन गया हो। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ पैसे वैसे आ जाते हैं जेट तैयारे बेचने से, लेकिन मुल्क अमीर होते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से। जो चीज़ें करोड़ों अरबों लोग खरीदते हैं उनको बेचकर मुल्क अमीर होते हैं। या आपको कुछ पैसा आ जाएगा, आपकी एयरफोर्स को फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, 1.5 से 2 दर्जन तैयारे बना सकता है एक साल में, और वो भी इस सूरत में कि आपको चाइना से और रशिया से इंजन और एवियोनिक्स और दीगर जो आपके पुर्जे हैं वो सारे आपको वहाँ से मिलते रहें। तो ज़्यादातर पुर्जे आपके वहाँ से आते हैं। उनकी सप्लाई अगर होती रहे तो आप 1.5-2 दर्जन बना लेते हैं। अब अगर आपको 10-12 मुल्कों को तैयारे देने हैं तो आपको 200-250 तैयारा तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान को खुद अभी 50 तैयारे मजीद चाहिए, कम से कम पाकिस्तान को 2 साल तो तैयारे अपने पास रखने हैं। तो क्या ये ममालिक इतना अरसा इंतज़ार करेंगे? और अगर आप 1 से 2 दर्जन तैयारे बेचते हैं हर साल, तो आपको कितना पैसा बचता है? आपको 4-5 अरब या 7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर आपको टोटल कमाई हो जाएगी। तो आपने इसमें से पहले लागत निकालनी है कि ये बनते कितने के, बिकते कितने के हैं। यानी ये कोई सस्ता नहीं बनता, बहुत पैसा इसको बनाने पे लगता है। फिर उसके बाद